हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने लास्ट पवार वंश तक कंप्लीट कर लिया था, और आज हम वैसे तो हमें टिहरी रियासत करना था, लेकिन हम उससे पहले गोरखा शासन देख लेंगे क्योंकि एक छोटा सा ही पार्ट है। और अब जब दोनों जगह गोरखाओं का कब्जा हो चुका है, चंद्रवंश में भी और पवार वंश में भी, तो आज हम उसे आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा गोरखा शासन के बारे में जान लेते हैं। गोरखा इन द सेंस नेपालियों को गोरखा कहा जाता था। ठीक है। तो इनके बारे में क्या जाने हम। तो सबसे पहली बात तो ये था कि जो 18वीं सदी में जो नेपाल था, उसमें छोटी छोटी क्या होती है, 24 रियासतें होती हैं। ठीक है। और उस समय पे उसे चौबीसी नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, छोटी छोटी 24 रियासतें थी। छोटी छोटी रियासतों में अलग अलग राजा थे। वैसे भी नेपाल उतना बड़ा देश तो था नहीं, तो छोटी छोटी रियासतें थी, इसलिए उन्हें चौबीसे भी कहा जाता था। जो नेपाल है वहां पर नेवार जाति का निवास होता है। ठीक है। याद रखना कि जो नेपाल है वहां पर क्या होता था, नेवार जाति का निवास होता था। ठीक है। इनमें से मतलब जो मेन फैक्ट है यही है। एक ये फैक्ट याद रखना कि जब अल्मोड़ा में क्या होता है, गोरखाओं का अधिकार होता है। जब अल्मोड़ा में गोरखाओं का अधिकार होता है, उस समय पे जो नेपाल का नरेश यानी कि वहाँ का राजा होता है, वो कौन होता है, रण बहादुर शाह होता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्या, कुमाऊं में गोरखाओं का शासन। ठीक है। तो जो कुमाऊं में गोरखाओं का शासन होता है, वो कब से कब तक होता है, 1790 से स्टार्ट होता है और 1815 में। ठीक है। तो इनके शासन को गोरख्याणी कहा जाता है। ठीक है। गोरखाओं के शासन को क्या कहा जाता है, गोरख्याणी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे इसका मतलब भी क्या होता है। तो 1790 में क्या होता है, जो महेंद्र शासक होता है चंद्रवंश में, हमने देखा था कि क्या महेंद्र क्या करता है, बहुत ही ज्यादा मतलब एक दूसरे को मार के वहां पे शिवरौतेला के भाई को बैठाकर वहां पे महेंद्र बन जाता है। ठीक है। तो उसके शासन के समय पे क्या होता है, गोरखाओं का अटैक सबसे पहले होता है। और ये अटैक कौन करवाता है, हर्षदेव जोशी। ठीक है। हर्षदेव जोशी है अटैक करवाता है। कैसे करवाता है, हर्षदेव जो जोशी होता है, उसका संपर्क किससे रहता है, हर्षदेव जोशी होता है उसका संपर्क रहता है रण बहादुर शाह से। तो रण बहादुर शाह भी मैंने बताया था क्या था, वहां पे क्या था, नेपाल का राजा होता है उस समय पे। ठीक है। उनके संपर्क में था, मतलब उनके टच में था वो हमेशा। ठीक है। तो अब जब महेंद्र चंद्र को हटाने की बारी आती है, तो वो क्या किसे बुलाता है, रण बहादुर शाह को बुलाता है। ठीक है। इससे पहले भी हमने देखा था कि क्या होता है, हरदेव जोशी पहले कुमाऊं कुमाऊं के राजाओं को भी बुलाते हैं, मतलब एक तरफ से वो बचाने की कोशिश भी करते हैं। एक तरफ से वो बचाने की कोशिश करते हैं जो चंद्रवंश होता है उसको। ठीक है। अब 1790 में क्या होता है, पहली बार गोरखा अटैक करते हैं और उनका अल्मोड़ा पे क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। ठीक है। अमर सिंह थापा, जगदीश जगजीत पांडे, पूर्वी थाप, चौतरिया, बहादुर शाह, और इसमें क्या होते हैं, मुख्य सैनिक गोरखा होता है, मतलब मुख्य सैनिक होते हैं। ठीक है। और जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में 1790 में वो आते हैं और उनका पूरा राज कब तक चलता है, कुमाऊं पर 1790 से लेकर 1815 तक। ठीक है। 25 वर्ष का राज करते हैं। ध्यान रखना, गढ़वाल और कुमाऊं में सबसे अधिक राज कहाँ पर हो कराया जाता है, कुमाऊं पर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चंद राजा नहीं होते, सब नेपाली राजा उनके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर राज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोरखाओं का गढ़वाल में आक्रमण। ठीक है। तो गोरखाओं का जो गढ़वाल में आक्रमण था, वो कब शुरू होता है, किसके शासन में शुरू होता है। तो गोरखाओं का गढ़वाल में सबसे पहले हम देखते रहते हैं क्या होता है। उस समय लास्ट में वहां पे प्रद्युमन शाह का शासन चल रहा होता है, जिस समय पे क्या होता है, एक तो उसके राज में कुछ धन दौलत कुछ होती नहीं है, और चारों तरफ से उसे कभी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना पड़ रहा था। और जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, भूकंप आते हैं। तो इन सब का फायदा कौन उठाना चाहते थे, नेपाल के राजा उठाना चाहते थे, क्योंकि कुमाऊं के तो उठा नहीं सकते थे। कुमाऊं पर ऑलरेडी क्या हो जाता है, गोरखाओं का राज शुरू हो जाता है। ठीक है। तो 1791 में पहली बार क्या होता है, गोरखा लड़ने का मतलब अटैक करते हैं। ठीक है। और उस अटैक को बोला जाता है लंगूरगढ़ का युद्ध। ठीक है।
जो कि कब तक चला था, 1792 तक चला था। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रद्युमन शाह है वो क्या कर लेता है, उनसे संधि कर लेता है और उन्हें कुछ रुपए देकर क्या कर लेता है, अपने लोगों को बचा लेता है। वहां पे गोरखाओं का अटैक होने से उस समय पे वो बचा लेता है। ठीक है, संधि करके। जो लंगूरगढ़ है वो लैंसडाउन का एरिया है अभी करंट में, जो प्रेजेंट में है वो लैंसडाउन ही लंगूरगढ़ था। ठीक है। 1803 में वहां पे क्या होता है, फिर से क्या होता है, एक तो वैसी इतनी त्रासदी मची होती है उसके शासन में, और ऊपर से 1803 में सबसे तबाही वाला भूकंप होता है, जिसमें मैंने बताया था आपको 20 से 25% लोग ही क्या होते हैं, बच पाते हैं। ठीक है। इसके बाद जब भूकंप आता है, तो जो गोरखा राजा होते हैं वो क्या करता है, वो देखता है यार हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए, वैसे ही अभी सब कुछ कमजोर चल रहा है उसके शासन में, वैसे ही वो परेशान है। तो इसका फायदा उठा के वो क्या कर देते हैं, सेकंड अटैक कर देते हैं गढ़वाल पर, और 1803 में श्रीनगर पर कब्जा कर लेते हैं। कब कब्जा कर लेते हैं, 1803 में। ठीक है। सेकंड अटैक हो जाता है 1803 में। ठीक है। और जो गोरखा होते हैं क्या कर लेते हैं, श्रीनगर पे अब कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। जो प्रद्युमन शाह होता है वो क्या करता है, दून की ओर भाग जाता है। उस समय पे जब पहली बार श्रीनगर पे क्या होता है, कब्जा हो जाता है, तो वो दून भागता है, और मैंने आपको बताया था क्या करता है, वह अपना सिंहासन भेज देता है, सिंहासन वगैरह सब कुछ बेच के वहां से 12,000 सैनिक लेके आता है। कहाँ से, सहारनपुर से। ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो वहां से क्या करता है वो, 12,000 सैनिक लेके आता है और अंतिम बार लड़ने का प्रयास करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन क्या करता है, वो लड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस युद्ध को बोला जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध, जो कि कब किया गया था, 1804, 14 मई 1804 में किया गया था। ये डेट याद रखेंगे कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 14 मई 1804 में। इसके बाद क्या होता है, 1804 में गोरखाओं का अब पूरे उत्तराखंड में क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। कैसे, एक तो भाई पहले ही उन्होंने अल्मोड़ा जीत लिया था 90 में, 1790 में, और अब यहाँ 1804 में क्या गढ़वाल को भी जीत लिया। तो अब दोनों जगह क्या हो जाता है, पूरे साम्राज्य में क्या हो जाता है, गोरखा यानी नेपालियों का शासन शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और कब तक चलता है ये, 1815 तक चलता है। अभी हम देखेंगे 1815 तक ही क्यों चला। तो जो गोरखाओं का शासन होता था, मैंने बताया था आपको, उसे गोरख्याल कहते थे। क्यों, क्योंकि एक बहुत घृणित शासन था उनके शासन में। मतलब जिस शासन के आंख बंद करके चलाने जैसा शासन था। मतलब सर ना शासन का कोई सर ना पैर, इस टाइप की चीजें होती थी। और अभी हम देखेंगे कैसे। तो 1804 में अमर सिंह थापा, वो पुत्र उसका जो होता है रणछोड़ थापा, ने क्या कर लिया, कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर अपना प्रशासन शुरू कर लिया। ठीक है। अब अंग्रेजों के साथ गोरखा से पहले हम एक दो चीजें और देख लेंगे। ठीक है। तो वो क्या है कि जो अंग्रेजों के साथ शासन के समय मैंने आपको बोला था कि जब गोरखाओं का शासन होता है तो बहुत ही क्या होता है, मतलब बेकार शासन होता है। क्यों, एक देखो आप, उनके समय पे एक 3 प्रकार की दिव्य प्रथाएं चलती थी। कौन कौन सी, एक को बोला जाता था गौलादीप प्रथा। तो इसमें क्या होता था कि एक लोहे का गर्म डंडा हाथ में रख कर क्या करता था, कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। ये थे उनके न्याय के प्रकार। जब उन्हें पता करना होता था यार कि राज्य में किसी ने गलत काम किया है तो किसने किया है, वो इन 3 चीजों का यूज करते थे। लगाओ, इतना दिमाग था उन लोगों पे कि डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। तो नियत दूरी अगर तय नहीं कर पाया हो, मान लो किसी वजह से दूरी तय नहीं कर पाया, तो वो क्या, दोषी माना जाएगा, चाहे वो हो ना हो। ठीक है। दूसरी एक प्रथा होती थी वह कढ़ाई दीप प्रथा। उसमें क्या करते थे ये लोग, खौलती कढ़ाई में उबलते तेल में, ठीक है, दोषी का हाथ डाल देंगे। हाथ जलने की स्थिति में उसे दोषी ठहराया जाएगा। मतलब कोई सेंस ही नहीं है बात का। अगर भाई तुम गरम तेल में अपने हाथ डालोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो जलेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट इनका था कि तराजू दी प्रथा। उसमें क्या होता था, अपराधी को पत्थरों से तोला जाता था। देख रहे हो कितना अंधा शासन है, कि अपराधी को क्या करेंगे, पत्थरों से तोला जाएगा। जिसमें क्या होगा, शाम के समय अलग स्थान में रख दिया जाता था, और दूसरे दिन उसी व्यक्ति को पुनः तोलने पर यदि वजन अधिक हो तो दोषी, और हल्का हो तो निर्दोष माना जाता था। तो इसमें मेरे को लगता है बच जाता होगा, क्योंकि अगर शाम को अलग रख दिया, उसने कुछ खाया नहीं, तो ऑब्वियसली बात है अगले दिन तो वेट कम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब किस प्रकार का उनके यहाँ वो चल रहा था, किस प्रकार का शासन चल रहा था। इससे संबंधित यहाँ पे कुछ एक शब्दावली भी दी हुई है। जैसे गोरखाणु में कठुआ किसे बोला जाता था, ब्राह्मण दास को। ठीक है। विचारी
न्यायाधीश को बोला जाता था, जगरिया जायजा कार्यरत सैनिकों को, दसाई दशहरा को। ये चीजें आप देख लेना, मैंने इसमें भी दिया है और टेलीग्राम में भी इसकी पीडीएफ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इनकी कुछ चीजें और देख लेते हैं, इनकी प्रणाली वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे क्या, हमने आज देखा था यहाँ पे। अब क्या होता है, जब इनका शासन चल रहा होता है तो जो अंग्रेजों के साथ, अब तीसरी चीज देखते हैं, अंग्रेजों के साथ क्या होता है जब अंग्रेज आते हैं, इसीलिए उनका शासन 1815 तक चला है। तो दोनों में विस्तारवाद होता है कि दोनों क्या चाहते थे, अपना विस्तार चाहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने भिड़ना ही था। तो हर्षदेव जोशी ने क्या किया, अंग्रेजों की मदद ली। जब हर्षदेव जोशी फिर से क्या करते थे, वो हर्षदेव जोशी का नाम आपने देखा होगा, हर जगह पे षड्यंत्र मचाते रहते हैं, कभी चंदों से, कभी पोमारों से, कभी गोरखाओं से, तो अभी अंग्रेजों से चल मिल बैठते हैं, तो अंग्रेजों को भी मदद मांगते हैं, बोलते हैं कि आक्रमण कर दो भाई। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने क्या किया, अंग्रेजों की मदद ली और कुमाऊं का अलवासिक नाम दिया गया था। किसने दिया था ये नाम, ये दिया था कैप्टन हैर्सी द्वारा। ठीक है, ये फैक्ट है, चाहो तो याद रख सकते हो, रिमेम्बर कर सकते हो कि क्या नाम दिया था कुमाऊं को। ठीक है, तो क्या होता है, 30 नवंबर 1814 को दून पे अब अंग्रेजों का कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, जब अंग्रेज लड़ने के लिए आते हैं तो 30 नवंबर 1814 को सबसे पहले दून पर कब्जा कर लेते हैं। देखो अंग्रेज क्यों पावरफुल थे ज्यादा, क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या थे, सारे आधुनिक हथियार थे, तोप से लेकर, और इतनी बड़ी वो थी उनकी उस समय इंडिया में। तो इस वजह से क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, इजिली लोगों को हरा लेते हैं, गोरखाओं को भी। तो इनके समय पे एक नाला पानी का युद्ध लड़ा जाता है, जो वैसे एक्चुअली डेट 24 अक्टूबर है, लेकिन कहीं कहीं पे अक्टूबर नवंबर भी दिया जाता है, उसमें 1814 की बात आती है। तो उसमें इनके उसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है, गिलेस्पी के नेतृत्व में क्या होता है, गोरखाओं से अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा होता है। तो एक खलंगा होता है, कलंगा भी लिखा होगा कहीं जगहों पे, कहीं जगहों पे खलंगा भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो खलंगा कुछ नहीं होता था, वो एक सैन्य शिविर होता था। ये लोग कैसे अटैक करते थे गोरखा, छोटे छोटे शिविर बनाते थे, छोटी छोटी टुकड़ियां। तो उस जैसे किसी एक बड़े एरिया पे आक्रमण करना है तो पहले छोटी छोटी कई सारी टुकड़ियां बना दी, तो उस हिसाब से ये लोग बम फेंक के इस प्रकार से क्या करते थे, अटैक करते थे। ठीक है, तो खलंगा में क्या होता है, गिलेस्पी जो अंग्रेज होता है, उसकी सेनापति होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये जो खलंगा का निर्माण होता है वो बलभद्र के द्वारा होता है। ठीक है, और बाद में बम से क्या होता है, खलंगा यानी कि 30 नवंबर 1814 को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। बाद में क्या कर दिया जाता है, बम से इनके जो ये छोटा सैन्य शिविर होता है, इसे 30 नवंबर 1814 को तोड़ दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। फिर क्या होता है कि एक गणनाथ डांडा युद्ध होता है इनके बीच। क्या होता है, गणनाथ डांडा युद्ध। इसमें क्या होता है, जो हस्तदलित चौतरिया होता है, जो सैनिक होता है कहाँ का, गोरखों का, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लड़ते हुए। तो 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज क्या हो जाते हैं, विजय माने जाते हैं। वो कुमाऊं शासक बमशाह द्वारा 27 अप्रैल 1815 में क्या कर लिया जाता है, एक तरफ से आत्मसमर्पण कर लिया जाता है। ठीक है, वो हार मान लेते हैं। और जो अमर सिंह थापा होता है वो क्या करता है, युद्ध जीत अमर सिंह थापा से युद्ध जीत कर अंग्रेज क्या कर लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है मालावड़ की संधि। तो मालावड़ की संधि में कुछ नहीं होता, उसमें ये दिया जाता है कि कुछ शर्तें गोरखाओं की रखी जाती हैं और बाकी शर्तें सारी अंग्रेजों की होती है। तो वो क्या बोलते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं को क्या, अंग्रेजी सैनिकों को सौंपने की बात होती है उस संधि में, वो होती है कब, 15 मई 1815 में। किसके थ्रू, अख्तर लोनी के, अख्तर लोनी के थ्रू, जिसे किसने भेजा होता है उस समय, गार्डनर ने। ठीक है, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें एक सिंगोली की संधि होती है। तो सिंगोली की संधि के तहत क्या होता है, नेपाल के सामने क्या होता है, बोला जाता है कि अब जो अंग्रेज है वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से क्या दे दी जाए, कुमार और गढ़वाल का शासन दिया जाए। और उस संधि में क्या होता है कि इनकी भी कुछ बातें और मांगे रख ली जाती हैं। ठीक है, तो 4 मार्च 1816 को सब कुछ पुष्टि हो जाती है, लिखित जो होना था सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब क्या होता है, इसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं में अंग्रेज शासन शुरू हो जाता है, और गार्डनर को पहला क्या करता है, उत्तराखंड का पहला कमिश्नर बनाया जाता है, और ट्रेल क्या होता है इसका, सहायक बना होता है। ठीक है, तो जो संगोली की संधि थी उसमें क्या क्या होता है, देखो एक जो फैक्ट जो गोरखाओं के लिए भी बेनिफिशियल होता है वो क्या होता है, कि नेपाली सरकार ने ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में रखा, सबसे पहली बात तो।
ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या बोला था उस समय कि गोरखाओं का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी भर्ती करना स्वीकार करा जाएगा। ठीक है। जो दूसरी चीज है वो याद रखने की है कि जो मंची एवं तीस्ता नदियों के मध्य छोटी पट्टी थी उसको सिक्किम राजा को दे दी गई और अवध से लगे भूभाग को क्या कर देता है, नवाब को दे दिया जाता है। तीसरा ये था इसमें कि टिक्कर एवं छांगरू क्षेत्र नेपाल को दे दिया गया एवं नाभी एवं कुटी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में हिला दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं गोरखाओं के शासन में क्या होता है कि क्या जो गोरखाओं के शासन में चीजें होती है वो क्या होती है। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि 27 अप्रैल 1815 को जो प्रस्ताव होता है, जब क्या करते हैं अंग्रेज अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं, उस समय पर क्या ये प्रस्ताव पहली बार रखा जाता है, जो सिंगौली की संधि होती है। और 28 अप्रैल 1815 को इसे मंजूरी दी जाती है। जो सिंगौली है वो 4 मार्च 1816 को स्वीकार कर ली जाती है वो संधि। ठीक है। उसमें दोनों पक्ष के क्या होते हैं, अपने अपने शर्तें रखी होती है। अब जो गोरखाओं की न्याय प्रणाली थी उसमें क्या था, एक सैनिक न्याय था, प्रांत था, विचारी विचार था। जो प्रांत था उसमें सूबा नायक, सूबा सैन्य कमांडर और फौजी सरदार होते थे। ठीक है, जो उस न्याय को करते थे। अब जो न्याय प्रणाली इनके समय पे वो थी हरिवंश की पोथी महाभारत। यानी कि क्या होता था इनके समय पे, जो न्याय के लिए क्या करा जाता था, महाभारत पे क्या, महाभारत की जो बुक होती थी उसकी कसम खाई जाती थी। ठीक है। या फिर हरिवंश की कसम खिलाई जाती थी। ठीक है। जो इनके उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है हम ध्यान रखेंगे वो ये है कि जो गोरखा थे वो क्या करते थे, गाय और ब्राह्मणों को बहुत अधिक मानते थे। लेकिन उनमें भी जो प्रमुख ब्राह्मण थे वो कौन थे, पांडे और उपाध्याय। इन्हें गोरखाओं को जो है सुअर का मांस और मदिरा प्रिय होता था। गोरखाओं की राजभाषा गोरखाली थी। ठीक है। ये चीज इनके बारे में ध्यान रखने लायक है। और जो न्याय हेतु दिव्य न्याय प्रणाली होती थी इनके समय, मैंने आपको बताया था कि जब सबूत नहीं होता था ये 3 चीजों का यूज करते थे, कढ़ाई दीप, तराजू दीप, घात प्रथा का द्वीप। ठीक है। महिलाओं का छत में निकलना इनके समय में प्रतिबंधित था। जकरिया या डाकरिया जो कि स्थायी सैनिक होते थे। ठीक है। जकरिया नए सैनिक होते थे, डकरिया रिटायर्ड होते थे, उन्हें स्थायी सैनिक कहा जाता था। अब जो इनके इनके साधन थे वो क्या थे, भू राजस्व वसूली, जिस जो कौन कौन करते थे, सयाना, कमीण और ग्राम प्रधान। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है पेपर में, तो हम इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। जो कुसही कर होता था वो ब्राह्मण और ब्राह्मण कृषकों से लिया जाता था। सोक्या फागुन उत्सवों के लिए लिया जाता था। मरो जो पुत्रहीन व्यक्ति होता था उससे भी क्या लिया जाता था, मरो कर लिया जाता था। इसको भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है। जो पगड़ी और पगड़ी था तो वो जमीन खरीदने वाले पर लगता था। और जो टांकर होता था वो हिंदू और भोटिया बुनकरों पर लगता था। ठीक है। इनके समय पे क्या होता है कि ये चंद और कुम्हारों के कुछ करों को तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ को हटा देते हैं और उनकी जगहों पे नए कर वसूलते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अब थोड़ा बहुत फैक्ट बचे हैं, मोस्टली एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसा कि कल आज की न्यूज़ में आया था कि जो पटवारी लेखपाल है उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है 2023 जनवरी में होने की संभावना है पूरी पूरी। और पुलिस की दिसंबर में तक की है, इस दिन 2022 तक। तो जैसे कि सब कुछ पेपरों का भी शेड्यूल अब आने लगा है, तो अपनी तैयारी पीक पे रखिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।